नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्राइम स्टोरी है। तो मैं खुद तो अपने आप से खैर बात कर ही रहा हूँ कि बहुत ध्यान से मुझे ये कहानी आप लोगों के सामने रखनी है, सुनानी है, ताकि मेरे एंड से कोई कन्फ्यूज़न न रहे। आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ही ध्यान से सुनिएगा भी, क्योंकि कई सारे कैरेक्टर्स हैं और बहुत उतार चढ़ाव है इस मर्डर मिस्ट्री में। बेंगलुरु में एक जगह है मदन्याकानाहल्ली। हर बार की तरह मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने सही किया है या नहीं, क्योंकि लोकल प्लेस है और डायलेक्ट तो ऑब्वियसली मेरा कन्नड़ है नहीं, तो हो सकता है कि सही ना भी बोल पा रहा हूँ। तो एनीवे, बेंगलुरु में ये जो मदन्याकानाहल्ली है, यहाँ एक ब्यूटिशियन रहा करती थी जिसका नाम था ललिता। ललिता एक रोज़ अपने घर से गायब हो गई और गायब हो गई तो इसके बारे में सबसे पहली खबर ललिता के ही एक फैमिली फ्रेंड जिसका नाम बालाराजू है, उन्होंने पुलिस को दी। बालाराजू पुलिस के पास पहुंचे और जिस पुलिस स्टेशन में पहुंचे उस पुलिस स्टेशन का नाम है मगाडी। अब ये जो मगाडी पुलिस स्टेशन है ये बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स में है और यहाँ पर पहुंचकर बालाराजू ने पुलिस को ये बताया कि मेरी जानने वाली एक ब्यूटिशियन ललिता वो घर से गायब हो गई है और उसकी लास्ट लोकेशन मगाडी या इसके आसपास ही है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस मामले की तफ्तीश कीजिए और उन्हें ढूंढिए। तो जब पुलिस को ये रिपोर्ट मिली तो पुलिस ने बालाराजू से ये पूछा कि ललिता के बारे में हमें और ज़्यादा बताइए कि वो कैसे गायब हुई और कहाँ रहती थी, परिवार में कौन कौन था। तो बालाराजू को जो कुछ पता था, बालाराजू ने वो सारी बातें डिटेल में बतानी शुरू की। ये जो ललिता है ये शादीशुदा थी और उसके पति का नाम था उमेश। इनको एक 5 साल का बेटा भी है, लेकिन पति पत्नी के बीच में अनबन थी और अनबन होने की वजह से ललिता जो है वो उमेश से अलग रहा करती थी और अकेले रहकर वो ब्यूटिशियन का काम करती थी, अपने बच्चे की परवरिश कर रही थी। उमेश कहीं और रहता था और पति पत्नी के बीच में तलाक को लेकर मुकदमा भी चल रहा था। लेकिन इसी बीच ललिता गायब हो गई। गायब कब हुई वो तारीख आपको बताता हूँ। वो तारीख है 12 अगस्त 2024, यानी आज से तकरीबन साल भर पहले की ये बात है। तो 12 अगस्त 2024 को ही मगाडा पुलिस स्टेशन में इन्होंने जाकर, ये बालाराजू ने जाकर रिपोर्ट भी लिखवाई थी। तो ललिता के परिवार के बारे में भी जानकारी मिली। बालाराजू ने ये बताया कि जिस दिन ये गायब हुई उस दिन वो अपने पति उमेश से मिलने गई थी। अब सवाल यह है कि उमेश के साथ विवाद है, झगड़ा है, तलाक का मुकदमा चल रहा है, फिर उमेश से मिलने क्यों गई? तो इसका जवाब भी बालाराजू ने दिया। बालाराजू ने बताया कि उमेश ने उसको बुलाया था, ललिता को, और ये कहते हुए बुलाया था कि हम दोनों के बीच में तलाक का मुकदमा चल रहा है, लेकिन आउट ऑफ द कोर्ट भी हम इस मामले को सेटल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो एक बार आ जाओ, हम बातचीत कर लेते हैं और इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर तलाक ही लेना है तो तलाक ले लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ललिता जो है थोड़ी रिलक्टेंट थी, अपने पति से मिलने नहीं जाना चाहती थी क्योंकि बहुत अच्छे टर्म्स में तो थी नहीं। लेकिन फिर भी जब उमेश जिद करने लगा तो उसको लगा कि चलो मामला सेटल हो जाएगा, तो जिसके साथ लड़ाई है अगर वही मिलने के लिए बुला रहा है तो एक बार जाके मिल लेते हैं। तो ललिता बालाराजू की जो पत्नी है उससे उन्होंने बात की और उनकी पत्नी से उनकी स्कूटी मांगकर ललिता मदन्याकानाहल्ली से निकली और मगाडी के लिए चली गई। लेकिन चूंकि ललिता के मन में थोड़ा डर था, संशय था कि पता नहीं मेरा पति मुझसे किस तरह से पेश आए, तलाक का मुकदमा चल रहा है, रिश्ते कितने खराब होंगे आप समझ सकते हैं। तो इसलिए उसने अपना लाइव लोकेशन जो है वो बालाराजू की पत्नी, जिनका नाम उमा है, उनके मोबाइल पे सेंड कर दिया और इसके बाद वो निकल गई। इसके बाद शाम को तकरीबन 6:15 बजे अचानक जो है इसके मोबाइल फोन का लाइव लोकेशन एब्रप्टली ऑफ हो गया, बंद हो गया। और जिस जगह पर बंद हुआ उस जगह का नाम है होन्नापुरा लेक। अब जब मोबाइल का लाइव लोकेशन बंद हो गया तो बालाराजू और उनकी पत्नी उमा ये दोनों परेशान हो गए, क्योंकि इनको ये लगने लगा कि ये ललिता कहाँ चली गई, मतलब लाइव लोकेशन गायब हो गया। क्योंकि वो भी डरे हुए थे, उनके मन में चिंता थी कि कहीं उमेश जो है ललिता को कोई नुकसान न पहुंचाए। तो इसलिए अब बालाराजू और उनकी पत्नी उमा, इन दोनों ने ललिता को बार बार फ़ोन करना शुरू किया। 1 घंटी गई नहीं उठा, 2 घंटी गई नहीं उठा फ़ोन,
और करते रहे फ़ोन, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। हार कर इन लोगों ने उसके पति उमेश को फ़ोन करना शुरू किया, लेकिन उमेश का भी फ़ोन नहीं उठ रहा था। कॉल अलबत्ता उसके मोबाइल पर भी जा रही थी लगातार। अब पति पत्नी दोनों के मोबाइल फ़ोन नहीं उठ रहे थे, तो बालाराजू और इनकी पत्नी जो है वो काफ़ी परेशान हो गए और इसके बाद ये सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, ये कहाँ गायब हो गई, क्या उमेश ने कुछ कर दिया। लेकिन इस कहानी में अगला जो मोड़ आया या ट्विस्ट आया वो कुछ ही घंटों के बाद आया। रात को तकरीबन 8:15 बजे उमेश वही स्कूटी लेकर आया जो स्कूटी बालाराजू की पत्नी उमा से मांग कर ललिता ले गई थी, और वो स्कूटी उन्होंने बालाराजू और उमा के हवाले कर दी, ये कहते हुए कि ये ललिता आपकी स्कूटी लेकर गई थी तो मैं ये वापस लेकर आया हूँ। ललिता को मैंने बस में बिठा दिया है, हो सकता है कि वो पीछे हो, थोड़ी देर में वो आ ही जाएगी आपके पास। घर वालों को, मतलब ये बालाराजू और उमा ने लंबी सांस ली, ठंडी सांस। उनको लगा कि चलो कम से कम उमेश ने सारी बातें बता तो दी, अब वो ललिता भी आती ही होगी। लेकिन वक्त गुजरता रहा और ललिता आई नहीं। अब ये फिर परेशान हो गए, लेकिन परेशानी तो अभी शुरू हुई थी। परेशान हुए, बहुत परेशान हुए, लेकिन ललिता को फ़ोन कर रहे थे, उसका फ़ोन मिल भी नहीं रहा था, अब लग भी नहीं रहा था। अब ये सोचने लगे कि ललिता गई कहाँ, उमेश ने जो कहानी हमें बताई क्या वो सही है या झूठ है। इस तरह से वो चिंता में पड़ गए। अभी वो सोच ही रहे थे ललिता की गुमशुदगी के बारे में, तब तक उमेश ने इनको फ़ोन किया, बालाराजू को, और बालाराजू को फ़ोन करके ये बोला कि देखो आपसे मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, आप ये बात सुनो ज़रूर, लेकिन ये बात आप आगे किसी को मत बताना, आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आगे बताओगे तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हो जाएगी, मुसीबत हो जाएगी, हो सकता है आपकी भी तकलीफ़ बढ़े, तो इसलिए आप खामोश रहना। अब बालाराजू थोड़ा घबरा गए। उनको लगा कि भाई ये क्या बताने वाला है, ललिता अभी तक आई नहीं है, उमेश फिर से फ़ोन कर रहा है। उमेश ने ये कहा कि देखो ऐसा है, मैंने ललिता की हत्या कर दी है, और मेरी और उसके बीच में तलाक का जो विवाद था उसके लिए मैंने बातचीत करने के लिए बुलाया था, लेकिन उससे मेरा ज़्यादा तेज़ झगड़ा हो गया तो मैंने उसकी हत्या कर दी है, और उसकी लाश को मैंने जंगल में ही ठिकाने लगाया है। आप बस इतना कीजिए कि आपकी पत्नी उमा के मोबाइल फ़ोन पर जो लास्ट लोकेशन ललिता ने अपनी भेजी थी, उस लास्ट लोकेशन को आप डिलीट कर दीजिए। ये बात सुनते ही बालाराजू के होश उड़ गए। वो घबरा गए। उन्हें लगा कि यार एक आदमी वो अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, और कैसे कर सकता है, करने के बाद मुझे फ़ोन करके बता रहा है, और ये भी कह रहा है कि मैं सबूत मिटाने में उसका साथ दूं, मैं अपनी बीवी से कहूं कि उसकी बीवी ने जो लास्ट लोकेशन अपनी भेजी थी वो मैं अपनी बीवी से कहूं कि वो डिलीट कर दे। ऐसा कैसे हो सकता है? तो बालाराजू बहुत शॉक्ड हो गए, परेशान हो गए। उस समय उन्होंने एग्जैक्टली उमेश को क्या जवाब दिया ये तो नहीं पता, लेकिन ये सारी बातें होने के बाद उमेश ने फ़ोन काट दिया, वो बातचीत खत्म हो गई। इसके बाद बालाराजू और उनकी पत्नी उमा, इन दोनों ने मिलकर काफ़ी सोचा कि इस मामले में क्या किया जाए, लेकिन चूंकि वो कानून को मानने वाले लोग थे और किसी गुनाह में किसी का साथ देने के लिए तैयार नहीं थे, ऊपर से जो ललिता थी उसके साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशन थे, तो उनको इस बात का भी अफसोस था कि ललिता की हत्या हो गई। उन्होंने फिर तय किया कि वो पुलिस में जाकर ये सारी बातें बताएंगे। तो बेसिकली पुलिस में जाकर उन्होंने जो बातें बताई थी वो शुरू में गुमशुदगी की ही बताई थी, लेकिन जब पुलिस ने आगे की पूछताछ की तो फिर ये भयानक सी कहानी सामने आई, और इस कहानी से ये क्लियर हो गया कि उमेश ने ही अपनी पत्नी ललिता की हत्या कर दी है। अब इस कहानी के सामने आने के बाद पुलिस ने उमेश को गिरफ्तार किया, और उमेश को गिरफ्तार करने के बाद मगाडी पुलिस स्टेशन की हद में ही एक घने जंगल से उन्होंने ललिता की लाश भी बरामद करने में कामयाबी हासिल कर ली। और इसी के साथ उमेश के एक सहयोगी किरण कुमार को भी पुलिस ने अरेस्ट किया, जिसने ललिता की हत्या करने में उमेश का साथ दिया था। अब जब इस आदमी को, किरण कुमार को पुलिस ने पकड़ा, तो किरण कुमार ने ये माना कि हाँ मैंने उमेश के साथ जो है वो ललिता की हत्या की है। तो किरण कुमार तो वो भी अरेस्ट हो गया और उमेश भी अरेस्ट हो गया। अब किरण कुमार के बारे में पुलिस जानकारी जुटाने लगी कि ये बंदा कौन है, इसने क्यों उमेश का साथ दिया, क्या उमेश ने उसे कोई लालच दिया था, और इसका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है। तो जब
किरण कुमार के बारे में पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो ये पता चला कि किरण कुमार भी एक ऐसा आदमी है जो अकेला रहता है। उसकी बीवी जो है कई सालों पहले अपने घर से भाग गई थी अपने प्रेमी के साथ, और किरण के पास एक बेटी है जो अपनी उसी बीवी से है जो बीवी अपने आशिक के साथ भाग गई थी। तो किरण के बारे में जब पुलिस को पता चला तो पुलिस को किरण की निजी ज़िंदगी के बारे में जानने की और जिज्ञासा हुई, क्योंकि उसे लगा कि भाई इसकी बीवी गायब है, एक आदमी की बीवी की हत्या हो गई और उसकी हत्या में इस आदमी ने साथ दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी ने भी कोई गुल खिला रखा हो, कोई इस तरह की घटना को अंजाम दे रखा हो। तो अब किरण कुमार के बारे में जब पुलिस ने जानकारी जुटाते हुए, चूँकि किरण हिरासत में ही था, उससे पूछताछ की तो किरण कुमार ने ये बताया कि देखिए जी, मेरी बीवी जो है वो तकरीबन 10 साल पहले अपने प्रेमी के साथ भाग गई, और उसके बाद से मैंने उसे काफ़ी ढूंढा, मैंने बाकायदा थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन मेरी बीवी का उसके बाद कोई पता नहीं चला, और तब से मैं अकेला अपनी बेटी के साथ रहता हूँ। ये कहानी पुलिस ने सुनी तो ज़रूर, लेकिन पुलिस को चूँकि उस पर शक था तो पुलिस ने इस कहानी को वेरीफाई करने का फैसला किया। उसकी बीवी की माँ यानी किरण कुमार के ससुर से जाकर, सास से जाकर पुलिस मिली और ये पूछा कि आपकी बेटी जो है वो कब गायब हुई और कैसे गायब हुई, आप लोगों ने थाने में कोई रिपोर्ट लिखवाई या नहीं लिखवाई। तो किरण कुमार की सास ने ये बताया कि देखिए, मेरी बेटी जो है वो 10 नहीं 5 साल पहले गायब हुई है, और 5 साल पहले जब मेरी बेटी गायब हुई तो मैंने तो नहीं, लेकिन मेरे दामाद किरण ने थाने में बाकायदा रिपोर्ट लिखवाई थी, और वो रिपोर्ट भी जो है वो लाकर मुझे उसने कई बार दिखाया था और हमने देखा भी था। उसने बताया कि वो पुलिस के पास जाता रहता है, पुलिस वालों के चक्कर लगाता रहता है, लेकिन बीवी का कुछ पता नहीं चल रहा है, यानी मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये बात किरण कुमार की सास ने पुलिस को बताई। अब पुलिस को किरण कुमार की कहानी में एक झोल नज़र आया। झोल क्या था कि किरण ने पहले ये बताया था कि मेरी बीवी जो है वो 10 साल पहले भागी है, लेकिन यहाँ किरण कुमार की सास बता रही थी कि उनकी बेटी सिर्फ 5 साल पहले भागी है। मतलब कहानी में 5 साल का गैप आ गया, ये एक बड़ी बात थी। अब पुलिस ने कहा कि अच्छा ठीक है, जो एफआईआर आपके दामाद ने दर्ज कराई थी उस एफआईआर की कोई कॉपी वगैरह आपके पास है तो हमें दीजिए। तो उसकी सास ने कहा कि हाँ कॉपी है, मैं आपको देती हूँ। फिर किसी तरह से अलमारी में कहीं रखा हुआ था, वो पेपर एक निकाल कर पुलिस वालों को दिया गया। तो पुलिस ने जब वो एफआईआर की कॉपी देखी तो पुलिस जो है वो थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि ये जो एफआईआर की कॉपी थी ये पुलिस ने देखते ही पहली नज़र में ही भांप लिया था कि ये नकली एफआईआर है, और इसमें जो भी डिटेल दर्ज हैं उसको छेड़छाड़ करके आर्टिफिशियली इस पेपर को क्रिएट किया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही थी, और वो साजिश किसकी तरफ इशारा कर रहा था? किरण कुमार की तरफ। तो ये जो फेक एफआईआर है गुमशुदगी की, वो पुलिस ने अपने पास रख ली। कहानी में जो 5 साल का एक डिफरेंस था, पुलिस ने उस बात को नोट कर लिया, और उसके बाद अब पुलिस ने फिर से किरण कुमार से पूछताछ की। इस बार जब किरण कुमार से पूछताछ की तो उसने जोर देकर कहा कि उसने मगाड़ी पुलिस स्टेशन में ही रिपोर्ट दर्ज करवाई है, क्योंकि वो यहीं रहता है और अपने 2 दोस्तों के साथ जाकर दर्ज करवाया है। आप ये 5 साल पुरानी बात है, आप तो थाने में नए आए हैं, तभी कोई और पुलिस वाला था, इसलिए आपको पता नहीं है। तो पुलिस ने सोचा कि ठीक है, अगर तुम इतनी बातें कर रहे हो तो तुम्हारे उन दोस्तों से भी बात कर लेते हैं। तो जिन 2 दोस्तों के नाम इस किरण कुमार ने पुलिस वालों को बताए, पुलिस ने उन 2 दोस्तों को उठा लिया, और उनसे जब पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, हम कभी किरण के साथ थाने नहीं गए और नहीं हमने कभी उसकी बीवी की गुमशुदगी कोई रिपोर्ट लिखाई गुमशुदगी की, हमें तो पता ही नहीं कि उसकी बीवी कहाँ गायब हुई। अब ये तीसरा झूठ था जो किरण कुमार का पकड़ा जा रहा था। एक तो भागने की टाइमिंग का झूठ, दूसरा फेक एफआईआर का झूठ, तीसरा 2 दोस्तों के नाम से एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाते समय उनके होने की कहानी का झूठ। ये 3 झूठ सामने आ चुके थे। अब किरण कुमार से पुलिस ने सख्ती कर ली और किरण कुमार को पकड़ लिया, और जब उससे और सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने जो कहानी सुनाई वो कहानी उमेश की कहानी से मिलती जुलती थी। उसकी भी अपनी पत्नी से अनबन थी, और पत्नी से अनबन के चलते उसने 5 साल पहले यानी 1 मई 2019 को अपनी बीवी की हत्या कर दी थी, और उसकी हत्या उसने किरण कुमार ने गला घोंट कर की थी। गला घोंट कर करने के बाद उसकी लाश को वहीं एक जगह है, रामनगर ज़िले में होला राजू एक गांव है,
वहाँ पर यह हत्या की थी और उसकी लाश को फिर ले जाकर जलाया था, मतलब दफनाया था मगाड़ी के जंगलों में, जिस मगाड़ी पुलिस स्टेशन की हद में ये सब कुछ हो रहा था। तो अब मगाड़ी के जंगल में जहाँ पर वो लाश दफनाई थी उस जगह पर वो लाश होनी चाहिए, उसके कुछ हड्डियाँ, कुछ रिमेनिंग पार्ट्स कुछ तो होने चाहिए। 5 साल बेशक गुजर गए, खुदाई होने से कुछ तो मिल सकता है, पुलिस को ऐसा लगा। तो पुलिस जो है उसने फिर किरण से कहा कि चलो वो जगह दिखाओ जहाँ पर तुमने लाश दफनाई थी। तो किरण जो है यहाँ पर भी सक पका गया। उसने कहा कि देखिए साहब, लाश मैंने यहाँ दफनाई तो ज़रूर थी जंगल में, लेकिन अब वो लाश वहाँ पर भी नहीं है। पुलिस अब बहुत हैरान हुई कि भाई तुमने कत्ल किया, कत्ल करके तुमने लाश दफना दी, घर वालों को ये बता दिया कि बीवी गायब हो गई, तुमसे किसी ने पूछताछ भी नहीं की, आज तक पुलिस ने भी नहीं पूछा तुमसे, और तुमने फिर ये लाश जो है जहाँ से दफनाई थी यहाँ से क्यों गायब कर दिया और यहाँ से कहाँ गायब किया, कैसे किया? तो इसका जवाब किरण कुमार ने जो दिया वो भी बड़ा शॉकिंग था। उसने ये बताया कि मैंने मगाड़ी के जंगल में जहाँ पर ये लाश दफनाई थी, कम से कम 1.5-2 सालों तक वो लाश तो वहीं पर रही, लेकिन उसके बाद मुझे ये पता चला कि वन विभाग के लोग ग्रामीण एरिया में हाथियों की घुसपैठ रोकने के लिए वहाँ ट्रेंच बना रहे हैं, यानी बड़ा नाला बना रहे हैं और नाले की खुदाई चल रही है। तो जब मुझे ये बात पता चली तो मैं ये सोचकर डर गया कि कहीं नाले की खुदाई के दौरान मेरी पत्नी के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, हड्डियां हैं, अगर वो ज़मीन के नीचे से बाहर आ गए तो फिर जांच शुरू हो जाएगी, फिर तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इसलिए मैं बड़ी खामोशी से, जब मुझे पता चला कि नाले की खुदाई यहाँ हो रही है, तो मैं बड़ी खामोशी से लोगों की नज़र बचाकर उस जगह पर फिर से पहुँचा जहाँ मैंने 1-1.5 साल पहले वो लाश दफनाई थी, और फिर उस लाश के रिमेन्स जो है मैंने गड्ढे से खोद कर निकाले, और निकालने के बाद मैंने एक दूसरी जगह ले जाकर जंगल में उसे जला दिया। ये कहानी भी बड़ी शॉकिंग थी और बहुत गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रही थी। तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने इस आदमी से कहा कि उस जगह पर अब ले चलो जहाँ पर तुमने लाश जलाई थी। पुलिस उस जगह पर भी पहुंची और कई साल, मतलब 5 साल पुरानी ये बात है और लाश जलाए हुए भी कई साल गुजर गए थे। तो पुलिस ने वहाँ जाकर जब पड़ताल की और तफ्तीश की तो कुछ तो जले हुए लाश के हिस्से वहाँ मिले नहीं, लेकिन कुछ ऐसे टुकड़े हड्डियों के जो अधजले थे और ज़मीन में दफन हो गए थे या दफना दिया था इसने, वो कुछ एक हड्डी के मामूली टुकड़े पुलिस के हाथ लगे। और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एविडेंस इस मामले का साबित हो सकता है। तो पुलिस ने उन हड्डी के टुकड़ों को कलेक्ट किया और उन्हें फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भिजवाया, स्पेशली डीएनए जांच के लिए। और पुलिस ने, चूंकि ये जो आदमी है किरण कुमार, इसकी सासू माँ यानी सास जो है वो ऑलरेडी जीवित हैं और उन्होंने भी अपनी बेटी की गुमशुदगी के बारे में बताई थी, तो सासू माँ का डीएनए सैंपल पुलिस ने लिया है और जो हड्डियाँ किरण के बताने पर जंगल से पुलिस ने बरामद की है वो डीएनए सैंपल पुलिस ने कलेक्ट किया है। अब इन दोनों का पुलिस फिलहाल मिलान करवा रही है, जो आने वाले दिनों में एक कंक्रीट एविडेंस के तौर पर सामने आएगा। और इस तरह से देखा जाए तो एक ऐसा मर्डर केस जो ओपन एंड शट था, ब्यूटिशियन वाला मर्डर केस, ललिता वाला, क्योंकि उसमें कातिल जो है खुद अपनी ज़ुबान से कत्ल की बात किसी के सामने कबूल कर चुका था और जिसके सामने कबूल किया था उन्होंने पुलिस वालों को वो सारी बातें बता दी थी। तो एक ओपन एंड शट मर्डर केस की पुलिस तफ्तीश कर रही थी, लेकिन उस तफ्तीश के सिलसिले में पुलिस को एक ऐसे आदमी के बारे में पता चला जिसने अपनी पत्नी की हत्या 5 साल पहले कर दी थी और करने के बाद लगातार वो सबूत छिपा रहा था। और सबूत छिपाने के बावजूद 5 साल बाद जब उसने दूसरे हत्या में अपनी भूमिका निभाई तो फिर वो पकड़ा गया और अब जो है पूरी कहानी का खुलासा हो चुका है। तो ये किरण कुमार ने जो अपनी पत्नी की हत्या करके पहले लाश दफनाई, फिर उसे खोद कर दूसरी जगह पर ले गया, वहाँ पर जलाया और वहाँ कुछ हड्डियाँ बची तो उन्हें भी दफना दिया, ये सारी चीज़ें जो है, ये प्लॉट जो है इस किरण कुमार नाम के आदमी ने एक साउथ इंडियन मूवी से ही ली थी। वो फिल्म कौन सी है इसके बारे में आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आज की ये पेशकश यहीं तक। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहानी थी, 2 कत्ल की कहानी थी, 2 महिलाओं की हत्या हुई और दोनों में कातिल पकड़े गए। तो इस पेशकश पर आपका नज़रिया क्या है, आप क्या सोचते हैं इन घटनाओं के बारे में, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।